अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में। हुसैन लियाकत। जीत की सोच का सिलसिला ख़त्म हुआ और आज एशिया कप की ट्रांसमिशन के बाद हमारा पहला प्रोग्राम है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी दीदनी नहीं रही। हम सुपरस्टार टीम बन के गए थे एशिया कप में और जब निकले हैं वहाँ से तो सुपरस्टार परफॉर्मेंस से नहीं निकले बल्कि अजीबोगरीब परफॉर्मेंस से निकले। और फिर साथ ही पहले तो हमारी ओडीआई रैंकिंग भी हमसे चली गई, लेकिन फिर कहीं ना कहीं शायद आईसीसी का कुछ सिस्टम ऐसा है कि हम वापस जो है नंबर 1 पे आ चुके हैं कल के फाइनल के बाद। और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह की एक्सपेक्टेड नहीं थी। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रही। एक दो स्लॉट्स में हम प्रॉब्लम कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में हमें ये पता चला कि ना सिर्फ हम ओपनिंग स्लॉट में प्रॉब्लम कर रहे हैं बल्कि हमें मिडल ऑर्डर में भी प्रॉब्लम्स की शिकायत हुई। फिर उसके बाद हमारे पास फिनिशर उस तरह मौजूद नहीं है। फिर स्पिन डिपार्टमेंट है। फिर बॉलिंग अटैक जो हमारा मजबूत समझा जाता था उसमें नसीम शाह की इंजरी के बाद बहुत सारे दरवाजे खुल गए। फिर अगर बात की जाए तो बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर पिछले 3-4 साल से हम यही तनकीद कर रहे हैं कि वो प्लेयर बहुत अच्छे, कप्तान अच्छे नहीं है। और फिर जो मिडिल ओवर का फेस होता है जहाँ पर 20 से लेके आप 35 ओवर्स का फेस, ये बाबर आजम जो है वो गेम उनके हाथ से निकल जाती है। इस तमाम तरह इशू पे बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तजियाकार जनाब शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद है। शोएब भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप अगर समराइज करें सबसे पहले हमारी एशिया कप की कैंपेन को, तो क्या समराइज करेंगे, किस तरह समराइज करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका मौका देने के लिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे लुगत का सहारा लेना पड़ेगा। जाके मुझे तलाश करने पड़ेंगे कि मैं इस पैथेटिक परफॉर्मेंस को किस तरीके से अल्फाजों में बयान कर सकूं, किस तरीके से मैं इसको समराइज कर सकूं। सवाए मेरे पास एक जुमले के कहने के और कुछ नहीं है, और वो ये कि एशिया कप में शर्मिंदगी के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं शोएब भाई हम सुपरस्टार बने हुए थे और हम एशिया कप की ट्रॉफी भी पाकिस्तान में देखना चाहते थे। उसके बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी पाकिस्तान में देखना चाहते थे। अचानक से इतने ज्यादा लूप होल्स क्यों खुल गए? देखिए, आप फेक लफ्ज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान दोबारा रैंकिंग में नंबर 1 बना तो इन बहुत सारे खिलाड़ियों के जो सराउंडिंग के लोग हैं उन्होंने मुहिम चलाना शुरू कर दी कि एशिया कप नहीं आया तो क्या हुआ, रैंकिंग में हम नंबर 1 है, इंडिया हमारे से नीचे है। ये इस तरह की जो बातें करके तवज्जो हटाना चाहते हैं। ये तवज्जो हटाना चाहते हैं 228 रन की बदतरीन शिकस्त से। ये तवज्जो हटाना चाहते हैं कि श्रीलंका जैसी कमजोर टीम जो इंडिया के खिलाफ सिर्फ 50 रन पर ढेर हो गई, वो आपके खिलाफ दूसरी बारी में 252 रन बना गई, जबकि उस ग्राउंड पे दूसरी बारी में इतने ज्यादा रन बनाना बहुत मुश्किल काम था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिन पर आप जो है वो सिवाय सर पकड़ने के और कुछ भी नहीं कर सकते कि हमारा जो तवज्जो है वो मेन फोकस कैसे उससे हटा दिया जाता है, जो मेन इश्यूज हैं उनसे। अच्छा, 2019 से लेके शोएब साहब 2023 तक हमने इस टीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है और 2023 में ऐसे लग रहा है कि ये एक डेड इन्वेस्टमेंट थी ना, इनकी कोई एक स्लॉट चल रही है, हर जगह पे हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ लियाकत के आपके खिलाफ बहुत जल्द जो है वो मुहिम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आप ब्लंट अंदाज में सच बोल रहे हैं, ये सच किसी को हजम नहीं होगा। आपने इतना कड़वा सच बोल दिया है कि ये इन्वेस्टमेंट ही एक डेड प्रोजेक्ट में थी, और ये शोर मैं काफी अरसे से मचा रहा हूँ, आप भी इसमें आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये जो पाकिस्तान टीम के करता धरता हैं, शायद इनको समझ नहीं आ रहा कि हम किस खौफनाक खाई में गिर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मिरेकल होगा अगर पाकिस्तान की ये टीम जो है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेल जाए। मुझे कम से कम ये टीम सेमीफाइनल खेलता हुआ दिखाई नहीं दे। शोएब साहब, ओपनिंग स्लॉट की बात की जाए, पहले हमें 2 प्रॉब्लम नजर आ रहे थे कि एक ओपनिंग स्लॉट में प्रॉब्लम नजर आ रहा था, एक स्पिन डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम नजर आ रहा था। अब ओपनिंग स्लॉट में फ़खर जमान और इमाम उल हक थे। फ़खर प्रॉब्लम कर रहे थे, चल नहीं रहे थे, तो इमाम उल हक भी साथ जो है वो प्रॉब्लम करना स्टार्ट हो चुके। अभी सुना ये है कि अब्दुल्ला शफीक जो है जिन्होंने 50 लगाई है, उनका और मोहम्मद हारिस का टाई पड़ा हुआ है। तो ये अजीब व गरीब सी चीज़ें नहीं हो रही? इतनी शिकस्त के बाद तो हमें चीज़ें समझनी चाहिए। देखिए, बात सुने, सिर्फ ओपनिंग स्लॉट का मसला नहीं है। पाकिस्तान में की टीम में सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक मसाइल ही मसाइल हैं। आप ओपनर से फारिग होंगे तो आप मिडिल ऑर्डर पे आ जाएं। क्या ऐसे मौके पे जब दुनिया के मिडिल ऑर्डर आखिरी 10 ओवर में 250 रन बना रहे हैं, जब उनका 5वें नंबर का बैट्समैन बेन स्टोक आके 182 रन की बारी ले रहा है, जब चौथे 5वें नंबर का क्लासन आके 173 रन की बारी ले रहा है, क्या आप और मैं ये सोच सकते हैं? क्या पाकिस्तान के शायकीन जो क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि हमारे मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बल्लेबाज है जो 182 रन बना सके, जो 173 रन बना सके? भाई, वहां तो 100 रन बनाने वाला नहीं है जब तक के सामने नेपाल ना हो। सही है, अगर कोई
तगड़ा ओपोनेंट आ जाए तो उनसे रन नहीं बनते। तो सारे ही शोबे, चाहे वो स्पिन का हो, अब फास्ट बॉलिंग का हमने इतना बड़ा हवा खड़ा किया हुआ है, लेकिन हकीकत में मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अफगानिस्तान ने जब आपके खिलाफ 300 रन बनाए, बेशक आप वो मैच जीते, लेकिन क्या 300 रन वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक के सामने बनने चाहिए थे? अफगानिस्तान के पास तो कोई बड़ा खिलाड़ी था ही नहीं। और इसी तरीके से हम इंडिया की बात कर लें, 66 पर 4 आउट करने के बाद वो 266 रन बना लेते हैं, फिर वो अगले मैच में 357 रन बना लेते हैं, फिर श्रीलंका की टीम आके 252 रन बना लेती है। तो किसके खिलाफ बनाया? आपके वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग अटैक के सामने उन्होंने रन बनाए। आपकी टीम 128 रन आउट हुई, किसके खिलाफ हुई? एक टीम के खिलाफ आउट हुई। अगर आपको मैच अफगानिस्तान के खिलाफ नसीम शाह आके जितवा रहे हैं तो ये आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। हम मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस दिन लोग किस तरीके से नाच रहे थे, पूरा ड्रेसिंग रूम भी जश्न मना रहा था। वो जश्न मनाने का दिन नहीं था, वो तशवीश का दिन था कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ नसीम शाह के छक्कों से जीतते हैं। भाई सॉरी, अगर ये आपकी क्रिकेट है तो फिर वर्ल्ड कप में कोई ज्यादा उम्मीद ना रखें। अच्छा शोएब भाई, मुझे एक बात बताइएगा कि बहुत अरसे से हम लेसर नेशन, जिनको अफगानिस्तान कह लें क्रिकेट की ज़ुबान में, या फिर नेपाल कह लें, या फिर ऐसी जिम्बाब्वे कह लें, इनके खिलाफ हम परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तसलसल से हम सेंचुरीज बना रहे हैं, सेंचुरीज भी हमारी बढ़ रही हैं, रैंकिंग में भी हम पहले नंबर पे आ रहे हैं, सारी चीज़ें। लेकिन एकदम से अभी तो 4 टीमें थी एशिया कप में जिनमें जाके हम एक्सपोज हुए। आप मुझे ये बताएं कि हम 9 टीमों के खिलाफ क्या करेंगे, जो कि 9 वर्ल्ड क्लास टीमें मौजूद होंगी वर्ल्ड कप में? देखिए, आपके, मेरे और शायकीन क्रिकेट, तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के पास अब एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि हम मुसल्ले बिछा लें और दुआएं करना शुरू कर दें। हमारी दुआओं से कुछ हो जाए तो हो जाए। इस टीम से कम मुझे एज क्रिकेट एनालिस्ट मुझे कोई तवक्को नहीं है। अच्छा, ये टीम कोई मिरेकल परफॉर्मेंस दे सकेगी, ये टीम कोई बड़ी परफॉर्मेंस दे सकेगी। मेरे वर्ड नोट कर लिए, अगर आप इस वर्ल्ड कप में मैच जीत सकेंगे तो शायद वो 3 मैचेस होंगे बस। अच्छा, सिर्फ 3 मैचेस हम जीतेंगे वर्ल्ड कप में? मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है। लेकिन शोएब, एक तो ये भी है ना कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब हमारी टीम डाउन एंड आउट होती है तो बहुत आउट ऑफ नोवेयर आके परफॉर्म कर देती है। तो इस हवाले से आपका क्या मौकफ है? मेरे भाई, ये बातें तब होती हैं जब आप फॉर्मेट 4 ओवर का खेल रहे होते हैं, जब 10 ओवर का फॉर्मेट खेल रहे होते हैं, जब T20 नहीं वनडे में आप होते हैं, तो फिर टीम नोवेयर नहीं होती। टीम जो है जैसी होती है वैसी ही होती है। 4 ओवर की क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी टीम, हॉलैंड की टीम जनूबी अफ्रीका को हरा सकती है। तो अगर आप भी जीते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वनडे क्रिकेट में आप जीत कर दिखाएं, पिछले 3 साल में आप नहीं जीते तो आगे आप क्या तवक्को रखते हैं? टीमों की सी स्ट्रेंथ आपको हरा के चली जाती है। आप छोटी छोटी टीमों के खिलाफ, हॉलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज क्यों बोल रहे हैं? क्या आप उनके खिलाफ फंसे नहीं थे? क्या अफगानिस्तान ने अभी तो नूर अहमद उतारा नहीं था, क्या उनके खिलाफ आप फंसे नहीं थे? आपको ये समझना होगा, रियलाइज करना होगा कि वनडे क्रिकेट में हम बहुत पीछे रह गए हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट कम से कम हम 200-250 साल पीछे छोड़कर आ गए हैं। शोएब भाई, आपसे मेरा एक सवाल है। आप जिस चैनल में काम कर रहे हैं उस चैनल में आप प्रोग्राम करते हैं, अगर कल आप उनको कह दें नहीं मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा, कल से जो है ना मैं खबरें दूंगा आपको, तो वो कहेंगे यार थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह हमारे एक बॉलर हैं शादाब खान, जो कि हमारे यहाँ लेग स्पिनर थे और फिर उनको बैटिंग का शौक पैदा हुआ। अब वो बैटिंग से 20-25 रन तो बना रहे हैं, लेकिन जो अपनी लेग स्पिन है वो करवाते हैं वो 80-90 रन दे देते हैं। 70 रन तो उनकी एवरेज हो गई है पिछले कुछ 6-7-8 मैचेस हमको उनको देख रहे हैं। तो उनका क्या होगा? ये कुछ मामलात हल होंगे या इन्हीं शादाब खान के साथ हम कंटिन्यू करेंगे? देखिए, यही बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसका जो काम है वो काम नहीं कर रहा पाकिस्तान टीम में। मिकी आर्थर को आपने टीम डायरेक्टर बनाया, उसका काम टीम के साथ होना था, लेकिन वो यूके में बैठा हुआ है, ठीक है। एंड्रयू पोटिक को आपने बैटिंग कोच बनाया, उसके अपने स्टेक पे क्या है? एक इंटरनेशनल अंडा, बस एक भी रन नहीं है। अपने ग्रांट ब्रैडबर्न को, जिसको आपने डिक्लेयर किया हुआ था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट में फेलियर है, वो जाके वहां पर खेल रहा है। तो इससे फिर आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ सही जा रहा है? जब हर बंदा अपना काम नहीं करेगा तो फिर यही होगा जो सबके नजर आ रहा है। और ये जो नसीम शाह हैं, आपको पता है कि इनकी इंजरी भी हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे नाम अब गर्दिश में हैं। हसन अली का नाम ले रहे हैं, आमिर जमाल को सुना है कि प्लेइंग रिजर्व में डाला गया है, फिर मोहम्मद आमिर तो ट्रेंडिंग में है, लेकिन मोहम्मद आमिर का तो आई थिंक कोई चांस इस टीम के साथ नहीं बन सकता, क्योंकि इस टीम के साथ तो उनकी केमिस्ट्री पहले दिन से ही नहीं मिल रही। तो ये क्या होगा? नसीम शाह के स्लॉट को हम किस तरह पूरा करेंगे? देखिए, नसीम शाह की इंजरीज जो हैं, वो जो मेरी इत्तलात हैं, पहली 4 उनकी जो रिपोर्ट थी वो थी, 5वीं रिपोर्ट में फिर
थोड़ी सी गड़बड़ नजर आई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि पाकिस्तान टीम के बैकअप बुला लिए गए और ऐलान नहीं किया गया था कि हारिस और नसीम शाह अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरीके से ये मामलात में बहुत सारी चीजें जो है वो हाइड की जा रही हैं, लेकिन वक्त बड़ा बेरहम है, वो कुछ छुपने नहीं देता। तो बहुत सारी चीजें भी आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगी। तो आपके मुताबिक क्या नसीम शाह इंजर नहीं है अभी भी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हम किसी के प्लेयर के बारे में ये नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भी इंजरी है उसको फिर वाज़ेह तौर पे बता देना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि बहुत अब ये खबरें चल रही हैं कि उसामा मीर जिनको हम लेके गए उनको आजमाया भी नहीं, और उसके साथ साथ हम शायद अबरार को वापस लेके आ रहे हैं और उसामा मीर की छुट्टी करवाई जाएगी, जहां पर हमें शादाब को कहना चाहिए था यार कि आप रेस्ट करें, आप हमारे वाइस कप्तान हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप में आप एक्सपोज हो जाएंगे, आप रेस्ट कर लें। वहाँ पर हम उसामा मीर को रेस्ट करवा रहे हैं और अबरार को आई थिंक फिर एक टूर वर्ल्ड का लगवा के वापस ले आएंगे। पाकिस्तान टीम का यही तो सबसे बड़ा अलमिया है कि इस टाइम तमाम चीजें जो है वो दोस्ती यारियों में जो है वो भेंट चढ़ाई जा रही है, दोस्ती यारियों की नजर। आप देखें शादाब पे मुसलसल तनकीद होती रही, लेकिन वो टीम में टिके रहे। बहुत सारे खिलाड़ी जो परफॉर्म नहीं करते रहे उन पे तनकीद होती रही, लेकिन वो टिके रहते हैं। और तैयब ताहिर को देखिए, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया, टॉप स्कोरर था, बगैर खेले बाहर चला गया। जमान खान जितने सिर्फ 6 आउट किए हुए थे उसको आपने बुला के वनडे कैप दे दिया। फिर बाकी बॉलर्स का क्या कसूर है जो वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहते हैं? तो ये पाकिस्तान में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बड़े खिलाड़ियों जो हैं वो अपनी मनमानियां कर रहे हैं। इस टाइम जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अपनी ऐसी मनमानियां कर रहे हैं कि उनको परवाह ही नहीं कि पाकिस्तान टीम के साथ जो भी होता है होता रहे। उनकी दोस्ती यारी, उनकी जो है वो लॉबी, वो नहीं टूटनी चाहिए, वो नहीं टूटनी चाहिए। और ये जो लॉबी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस लॉबी ने जो है आई थिंक जो बैकअप विकेट कीपर, अगर उसकी भी बात कर ली जाए तो हारिस मुझे तो किसी भी तरह से ओडीआई का मटेरियल नहीं लग रहे, लेकिन उनको ओडीआई में चांस भी मिला, उस चांस को उन्होंने जिस तरह अवेल किया वो पूरी कौम के सामने है। और इंस्टेड ऑफ हारिस अगर हम सरफराज अहमद की तरफ देखें तो वो अभी भी कायदे ट्रॉफी के मैचेस खेल रहे लाहौर में, और जिस तरह से उनको टीम से बाहर निकाला गया उसके बावजूद वो मीडिया में नहीं आते, कोई बात नहीं करते, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके यही कह रहे हैं कि मैं टीम के लिए खेलना चाहता हूँ। तो ये क्या वजह क्या है? मुझे आज आप वजह बता के जाएँ कि सरफराज अहमद को हम टीम में क्यों नहीं रख सकते? देखिए, 2019 का जब वर्ल्ड कप होना था तो सरफराज अहमद ने टीम को लीड करना था, सही है, ये सबको पता था और बाकायदा अनाउंस हो चुका हुआ था। उससे पहले दुबई में एक वनडे सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर आप उसको रिकॉल करेंगे, उस वनडे सीरीज में सरफराज अहमद को बेंच पे भी नहीं बैठने दिया गया था, उन्हें रेस्ट करवाया गया कि जी हमें इन्हें रेस्ट करवाते हैं। कोई भी टीम वर्ल्ड कप से जस्ट बिफोर अपने कप्तान को रेस्ट करवाती है क्या? उनको रेस्ट करवाया गया और फिर उन्होंने कहा कि चलें जी मैं रेस्ट कर लेता हूं, लेकिन मुझे ड्रेसिंग रूम में बैठने दिया जाए। तो तब भी उनको ड्रेसिंग रूम में भी नहीं बैठने दिया गया था। और उस टाइम भी आपके चीफ सिलेक्टर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंतजामुल हक थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस वक्त भी आपके चीफ सिलेक्टर मिकी आर्थर थे। बाकी आज आप समझ सकते हैं उनके साथ जो हो रहा है। तो नहीं, तो ये अब क्या है, मतलब हम इतने जिद क्यों कर रहे हैं? हमें पता भी तो है कि वो 50 ओवर में अच्छा स्पिन को भी खेलते हैं, स्वीप इस पूरी टीम में कोई नहीं लगा सकता। सरफराज स्वीप भी अच्छा लगा लेते हैं, खेल भी अच्छा लेते हैं, इनिंग्स को कैरी भी कर लेते हैं, 50, 60, 70 रन की तो वो इनिंग्स नीचे आके खेल सकते हैं। उसके बावजूद भी हम मोहम्मद हारिस को, जो कि T20 का मटेरियल है, जिन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट मेरे ख्याल है स्टार्ट करे हुए अभी उनको 1.5-2 साल हुए हैं, उनको हम टीम के साथ लेके जाएंगे, लेकिन सरफराज के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जैसे हमें 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जितवाई। देखिए, बड़ा मसला ये है कि जब सरफराज ग्राउंड में होते हैं तो फिर वो कप्तान नजर आते हैं, और ये बात जो है वो पाकिस्तान टीम में इस टाइम जो लॉबी है उसको किसी तौर पे हजम ही नहीं है कि वो बंदा हो। अभी आप टेस्ट सीरीज देख लें जो कराची में हुई थी, उसमें सरफराज क्योंकि ग्राउंड में थे, टीम में थे, तो वो कप्तान नजर आ रहे थे। तो ये एक बड़ा मसला है, इनसिक्योरिटी। अच्छा, इनसिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है। ये बताइएगा कि हमने आपसे जब बात की थी वर्ल्ड एशिया कप से पहले, तो आपने कहा था कि आप देखेंगे कि एशिया कप की परफॉर्मेंस के बाद हमें बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस नजर आएंगी। क्या अभी आपको नजर आ रही है इतनी बड़े लेवल पे चेंजेस? क्योंकि जो चेंजेस मुझे नजर आ रही है वो 2 से 3 चेंजेस हैं, इसके अलावा कोई ड्रास्टिक चेंज नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड में। देखिए, बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही थी। मिकी आर्थर को घर भेजा जा रहा था, ग्रांट ब्रैडबर्न को घर भेजा जा रहा था, कुछ खिलाड़ियों की जो ट्राइका बना हुआ है उसको जो है वो हैंडल किया जा रहा था कि भाई पाकिस्तान टीम को फोकस करें, दोस्तियों को, लॉबी को फोकस ना करें। लेकिन कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसके बाद इन मामलात में थोड़ी सी ताखीर नजर आ रही है। आपको एक बात समझना होगी, चीफ सिलेक्टर इंतजामुल हक जो इस टाइम तमाम पावर अपने हाथ में रखते हैं, माजी में भी वो रखते रहे हैं, इस उनका किरदार शाहीन, रिजवान और
बाबर के करियर में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट है। इस वजह से कोई बहुत ज्यादा आप उसमें तब्दीलियां नहीं देखेंगे, क्योंकि अब कमांड पावर जो है वो इंतजाम उल हक के पास है। ठीक हो गया, शुएब भाई हमारे साथ रहिएगा। चीफ सेलेक्टर साहब ने इस टीम को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, लेकिन अब खबरें ये हैं कि बाबर आजम में कुछ चेंजेस करवाना चाह रहे हैं। कल की खबर ये थी कि बाबर आजम अब चाहते हैं कि जो सलमान अली आगा हैं, जो कि उनके बड़े करीबी समझे जाते हैं, उनकी जगह सऊद शकील को रखा जाए वर्ल्ड कप स्क्वाड में। लेकिन शायद सिलेक्शन कमेटी ये चाहती है जी नहीं, जो यूटिलिटी है सलमान अली आगा की वो ज़्यादा है। तो ये इस तरह की खबरें जब आ रही हैं तो इससे क्या निकलेगा, और क्या सऊद शकील जाएंगे या फिर सलमान अली आगा जाएंगे, या फिर चीफ सेलेक्टर की मानी जाएगी या फिर कप्तान की मानी जाएगी? बिल्कुल ये गलत खबरें हैं। मैं आपको बड़ी उससे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये तमाम इस तरह की खबरें जो हैं फैब्रिकेटेड खबरें हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। चीफ सेलेक्टर हो और कप्तान हो, दोनों एक पेज पे हैं, इनके दरमियान किसी किस्म का कोई रिफ्ट नहीं है। जो कप्तान चाह रहे हैं वो चीफ सेलेक्टर कर रहे हैं, जो चीफ सेलेक्टर चाह रहे हैं वो कप्तान कर रहे हैं। अच्छा, इससे मुझे तो ये लग रहा है कि ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबर तो सलमान अली आगा के हक में ही नहीं था, ये तो सिलेक्शन कमेटी ने सलमान अली आगा के हक में वोट डाला है। बिल्कुल ऐसा ही। और ये ड्रेसिंग रूम में जो झगड़े की खबर है ये भी फैब्रिकेटेड खबर है, झूठी खबर है। वहां पे बातचीत को झगड़ा बना के आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है वो झूठी खबरें चलवाई जा रही हैं, एक लाइन टो की जा रही है। और ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि कप्तान फलां चाहता था, फलां आ गया, फलां चाहता था, फलां चला गया। ये जो गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है, ये किसके खिलाफ किया जा रहा है जज साहब? बिल्कुल जी, ये देखे ना, एक रिपोर्ट चलाई जा रही है, कभी जो है उसमें बताया जा रहा है कि कप्तान मजलूम है, कभी बताया जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कभी कुछ। ये तमाम खबरें मैं बता रहा हूं कि इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक रिफ्ट का माहौल दिखाना चाह रहे हैं ताकि बाद में ये प्रोपेगेंडा किया जा सके कि पाकिस्तान टीम जो वो स्टेबल नहीं थी, इस वजह से नताइज नहीं दे सकी। अच्छा, तो अभी मतलब कि हम अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखें कि वर्ल्ड कप में कोई नताइज ये टीम नहीं दे सकती, क्योंकि पहले ही ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इस टीम में बहुत सारी खराबियां मौजूद हैं। बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि मुझे आपको पूरी कौम को दुआएं करनी है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे। सिर्फ अपनी दुआओं पे भरोसा रखें। टीम की हालिया परफॉर्मेंसेस देख के इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा दी। जट साहब, आप और मेरे लिए तो दुआएं कौम काम ही करती है, क्योंकि सच बोलते हैं, सच बोलने की आदत जो है वो कौम से जो है ना वो उम्मीद नहीं की जा सकती कि हमारे लिए भी कौन दुआएं करे, लेकिन हम सच बोलेंगे। ये बताएं कि ड्रेसिंग रूम की खबर जो है ये हमने भी ब्रेक की थी, हमारे भी रिपोर्टर इस वक्त कोलंबो में मौजूद थे, अभी जो है वो वापस आ रहे हैं। तो ये ड्रेसिंग रूम की खबर है, फिर रोटी गैंग वहाँ पे मौजूद है, तो कौन ऐसा शख्स है जो ये खबर लीक करता होगा? कौन है जो कि ये मीडिया को खबर देता है? ये हर मीडिया में चली है। यार मेरे जो इब्तदाई इत्तलात पता चल रही है वो ये पता चल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ इन्वेस्टिगेट किया है और उसमें कह रहे हैं कि लाहौर से ताल्लुक रखने वाला कोई क्रिकेटर है। आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर उनका नाम भी सामने आ जाएगा। नहीं, इसके हवाले से मेरे पास खबर है, फिर मतलब मैं ब्रेक कर दूं, क्योंकि मेरे पास भी ऐसी ही खबरें हैं जिस तरह की खबरें आप दे रहे हैं। हमें तो अपने जराये से ये मालूम हुआ है अभी तक। मेरे पास तो कंप्लीट खबर है, जिस खिलाड़ी का आपने नाम लिया वो भी ले सकते हैं, लेकिन चलें। अच्छा सर, ये बताएं कि क्रिकेट के अब मुआवजों के ऊपर बात कर लेते हैं। जो क्रिकेटर्स के मुआवजे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया। A+ कैटेगरी वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनके मुआवजों को भी बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक क्रिकेटर्स साइन नहीं कर रहे। ये इससे पहले हमने PCB की तारीख में ऐसा नहीं देखा कि क्रिकेटर्स इतने ज़्यादा मजबूत हो जाए कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना करें। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हाँ, बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि 45 लाख रुपए A कैटेगरी वाले को मिलेंगे, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि तो मैं दोबारा जवाब देता हूँ एक मिनट। जी प्लीज। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। 45 लाख रुपए A कैटेगरी वाले को दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं साइन नहीं करूंगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कंसर्न उनका क्या है? कंसर्न उनका ये है कि अगर हम साइन कर देंगे तो फिर हमें NOCs जो हैं वो कम मिलेंगी। तो वो चाहते हैं हमारी NOCs की तादाद भी बढ़ाई जाए और हमें 45 लाख रुपए भी दिए जाएं। सर जी, ये तो मैं और आप पहले से बात कर रहे हैं कि इनको मुल्क की परवाह, बार बार ये नारा लगाते हैं कि हमने मुल्क के लिए। तो मुल्क के लिए अगर 2 मुआहदे छोड़े होते, 2 लीग छोड़ी होती, तो आज कम से कम पाकिस्तान इंजरी से 2-4 ना होता। आज कम से कम पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर तरीके से खेल रहा होता। सर जी, ये जो आपने बात की है, नसीम शाह की इंजरी भी तो इसी की गम्माजी है। नसीम शाह ने पिछले कुछ अगर 6-7 महीने की बात करें, पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने क्रिकेट खेली है, फिर PSL में भी क्रिकेट खेली, फिर स्ट्रेट अवे जब पाकिस्तान के टूर खत्म हुए तो वो चले गए लंका प्रीमियर लीग खेलने, बाबर आजम की कप्तानी में खेलते रहे। वहाँ पे भी हमें वो स्ट्रेस का शिकार नजर आए, लेकिन हमारा बोर्ड ये कहता रहा जी कि क्योंकि पिछले बोर्ड ने NOC दी थी, इस वजह से हम इनको मना नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा हमें बताया जाता था
कि ये जो नसीम शाह और बाबर आजम और ये लड़के जो श्रीलंका में खेल रहे हैं, ये तो इस वजह से खेल रहे हैं कि एशिया कप श्रीलंका में होना, तो हम कंडीशंस को जानना चाहते हैं और इसलिए हम चुप भी हो गए। लेकिन ये इंजरी तो उसी का खमियाजा है जो इतनी ज्यादा लीग्स के लिए इतनी ज्यादा फटीक का शिकार रहा है नसीम शाह। बिल्कुल, हारिस रऊफ भी बैक टू बैक जो है वो मुख्तलिफ लीग खेलते रहे। अपना नसीम शाह का नाम आ रहा है, शाहीन शाह अफरीदी आपके सामने है, बाबर आजम 1.5 महीने से बात है। ये तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 1.5 महीने से आप श्रीलंका में मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर आपके हम नताइज देखें तो नताइज ये हैं कि आप वहां पर किसी भी टीम के खिलाफ परफॉर्म ही नहीं कर सके। 151 रन अगर एशिया कप से कोई गिनवाएगा तो वो नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान में बने हैं। आपने श्रीलंका में जाके कौन सी परफॉर्मेंस दी? आप चाहे वो 252 वाला मैच देख लें, चाहे आप जाके 128 वाला मैच देख लें, बाबर आजम पे तो हमारी पूरी बैटिंग रिलाई करती है। जब बाबर आजम ही स्कोर नहीं करेंगे तो फिर हम पाकिस्तान कैसे जीतेगा? बिल्कुल ऐसे ही बाबर आजम स्कोर तो नहीं कर रहे, लेकिन बाबर आजम की जो टेक्निक है शोएब साहब, वो स्पिन के खिलाफ अब एक्सपोज होते हुए नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि जो पूरी दुनिया है वो जब भी बाबर आजम अगर तीसरे ओवर में भी आ गए तो वो फास्ट बॉलर को हटा के स्पिनर्स को लगा देंगे और वहां पे बाबर आजम विकेट थ्रो करके चले जाएंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं बाबर आजम। और मिडिल ऑर्डर तो पिछले दिनों आखिरी मैच में रिजवान चल गए, अदरवाइज इस मिडिल ऑर्डर की भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लियाकत, मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द आपके पुतले भी नजर आतिश होंगे। जिस तरीके से आप ब्लंट अंदाज में बात करते जा रहे हैं भाई, बाबर आजम से मुतालिक बात करते हुए आपको क्या पता नहीं है उनके प्रोटोकॉल में आपको याद करना है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज हैं, वो वर्ल्ड के द बेस्ट बैट्समैन हैं, उन्होंने 19 सेंचुरियां बनाई हुई हैं, वो 1 सेंचुरी दूर हैं सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ने में, वो विराट कोहली के हम पल्ला हैं, वो केन विलियमसन से बड़े बल्लेबाज हैं। आपको ये सारी बातें करनी है। अगर आप ये बातें नहीं करेंगे तो फिर आपको क्रिकेट का दुश्मन कहा जाएगा, फिर आपको कहा जाएगा कि आप चाहते नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ता हुआ देखना। आपने जीत की बात नहीं करनी, आपने हार की जो है ना सदेबाप नहीं करना, आपने हार का पोस्टमार्टम नहीं करना, आपने सिर्फ ये बात बार बार करनी है कि 19 सेंचुरियां पाकिस्तान के लिए बनाने वाला बल्लेबाज और वो है बाबर आजम। अच्छा, ये बात करनी है चाहे वो स्पिन के खिलाफ खेल ना सकें, चाहे उनको स्पिन यूटिलाइज करना आती ना हो। मिडिल ओवर्स में बाबर आजम बेबस नजर आते हैं, क्रूशियल ओवर्स में बाबर आजम बॉलर्स को जाके मशवरे देते नहीं हैं, कप्तानी उनकी एक्सपोज हो गई है। जमान खान जो बॉलर हैं डेथ ओवर्स के, आपको पता है कि एक फुल लेंथ बॉलर जो है वो कभी भी वेवर्ड हो सकते हैं। आपने जो है वो सारी फील्डिंग जो है ऑफ साइड की ली हुई, ऑन साइड पे एक फील्डर मौजूद नहीं था। सो बाबर आजम के ऊपर बात नहीं करेंगे तो शोएब भाई मैं फिर आपके ऊपर बात करूं? लियाकत, बिल्कुल आप मुझ पे बात करें, आप कहें कि शोएब जट एक अच्छा इंसान नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान टीम से मुतालिक बातें करता है, वो पाकिस्तान टीम पे उंगलियां खड़ी करता है, पाकिस्तान टीम पे सवालात उठाता है, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस गिनवाता है। आपने ये बात करनी है, आपने बिल्कुल ये बात नहीं करनी कि हमारी टीम में ये क्या चल रहा है कि एक बॉलर डेथ ओवर कराता है तो भाई फिर शुरू के ओवर कौन करवाएगा? लियाकत हसनैन या शोएब जट? कौन करवाएगा शुरू के ओवर? एक वनडे क्रिकेट में जब बॉलर आता है उसको सारे बॉल कराने होते हैं। अब बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान टीम के में अगर अब जो लास्ट मैच खेली गई है तो उसमें तो फिर एक बॉलर ऐसा था जिसको सिर्फ शुरू के ओवर कराना आते हैं और एक बॉलर ऐसा था जिसको डेथ ओवर कराना आते हैं। तो दोनों के 8-8 ओवर जो हैं वो बीच में कौन कराएगा? और बीच में कौन कराएगा? और जमान खान को जब लेके गए उस दिन भी मैंने ये मुद्दा उठाया कि वो 4 ओवर्स के बॉलर हैं, ना उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट खेली, ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। वो विटिलिटी ब्लास्ट अच्छा खेल सकते हैं, वो 100 अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन अगर जमान खान को अभी भी लेके गए, शोएब साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में एक्सपोज होंगे। वर्ल्ड कप में बल्लेबाज जो 50 ओवर की गेम है उसमें बारी लेता है, और जब वो बारी लेता है तो वो आपको बेहतरीन अंदाज में खेल सकता है। उसके लिए आपकी फुल एंड डिलीवरीज जो है या यॉर्कर एंड डिलीवरीज कुछ माने नहीं रखती, वो तो आपके खिलाफ जो है चढ़ाई करता है। लियाकत, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये कहते हुए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ अब ट्रेंड नया स्टार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा गद्दारी का। अच्छा, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे बात की तो आपके ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा आप कर लेंगे कुछ लोगों की नजर में, नाउजुबिल्लाह। लेकिन अब मैं आपको एक थोड़ा सा कट करूं। अब आवाम सुनना चाहती है खराबियां, कुछ लोग अब नहीं सुनना चाहते, एक जो फैन बेस है वो नहीं सुनना चाहती पिछले दिनों से। प्रॉब्लम यही है कि वो कुछ लोग जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया को ऑक्युपाइड कर रखा है, उन्होंने पाकिस्तान टीम की सराउंडिंग को ऑक्युपाइड कर रखा है। मैं चले आपको इतना आप इंतजार कर रहे हैं, एक बात बताता हूं। 128 रन पे जब हमारी टीम आउट हुई इंडिया के खिलाफ और उसके बाद जब वो वहां से ग्राउंड से होटल पहुंचे तो होटल में मैं आपको बताता हूं कि किन किन खिलाड़ियों ने बदतमीजी की। वहां एक शाइक था, वो वीडियो बना रहा था तो उसने इमाम उल हक को कह दिया
कि इतनी जल्दी आउट हो गए, तो इमाम उल हक ने कहा तुम जाके बैटिंग कर लो। हारिस रऊफ को उन्होंने कह दिया कि आपको क्या हुआ है, तो हारिस ने कहा मुझे कुछ हुआ नहीं हुआ, तुम्हारी तबीयत बड़ी ज्यादा खराब हो रही है। नवाज ने एक शाइके क्रिकेट का जो है वो मोबाइल छीन लिया। मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं, अगर हम पाकिस्तान बैठे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कोलंबो में होने वाली चीजों का नहीं पता, ठीक है। किस तरीके से आपके बल्लेबाज जो है या वो आपके ऑलराउंडर हैं, वो मैच के बजाय वहां पे भी दावतों पे फोकस कर रहे थे कि हमें दावत खानी है। तो जब ये टीम का माहौल हो, जब उनका ये दिमाग हो कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अपनी शिकें मनवानी है, उनको ये ना हो कि हमने हरीफ को कैसे काबू करना है। असल मसला क्या हुआ कि इस फॉर्मेट में और दूसरी इतनी हल्की टीमें देख के लग रहा था कि फाइनल तो हम आंख बंद करके भी खेल लेंगे। तो अब आंखें तो बंद कर ली, लेकिन दूसरों ने आंखें बंद नहीं की थी। श्रीलंका को पता था कि अगर हम किसी को हरा सकते हैं तो वो इंडिया नहीं है, वो पाकिस्तान है। उन्होंने पाकिस्तान को काबू कर लिया। तो बात ये है, अब देखें कल जो मैच हुआ, कल इंडिया ने मोहम्मद सिराज ने जब 4 आउट कर दिए उनके गालिबन 4-5 ओवर हो भी गए, तो भी उन्होंने उनको 7 ओवर तक बॉलिंग करवाई, समझ रहे हैं क्योंकि। और क्या आपका कप्तान ये करवाता? आपका कप्तान कहता बस 3 ओवर में फड़का दिया, बाकी रख लेना, 48वां 49वां 50वां ओवर करवाना है हमने, ठीक है। इसी तरीके से जब रन इतने छोटे बने तो रोहित शर्मा हीरो बनने नहीं आए कि पैड बांध दिए और आ जाते और कहते कि मैं ओपनर हूं, मैं तो ये 3 ओवर में पूरा कर दूंगा। उन्होंने ईशान किशान को भेजा कि अगर वर्ल्ड कप में लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आजमाना पड़ जाए तो जरा लड़के को टेस्ट कर लिया जाए कि उसमें कितना जो है वो पोटेंशियल है। क्या हमने कभी ये किया? क्या कभी हमने हॉलैंड के खिलाफ एक्सपेरिमेंट किए? क्या कभी हमने नेपाल के खिलाफ एक्सपेरिमेंट किए? क्या कभी हम अफगानिस्तान के खिलाफ बाबर आजम की कप्तानी में कोई एक्सपेरिमेंट किए? तो सबका जवाब है नो। तो जब जवाब नो है तो रिजल्ट यस कैसे आ सकता है? सर, हमने नेपाल के खिलाफ फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई, हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई। उसके नतीजे टूर पे आप फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं भाई, मतलब हमने जज साहब, मैं एक और सच्ची बात करूंगा, पता नहीं आपको पसंद आएगी नहीं आएगी, हमने ना जानबूझ के इस टीम में बैकअप पैदा करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मुझे पता है यार कि एक बॉलर का पीछे बैकअप पैदा हो जाएगा, वो थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस देगा, वो बैकअप को हम परफॉर्म करवाएंगे। बैकअप देखे वसीम जूनियर जैसे होते, जिस भी मैच को में उनको डाला जाए वो 60-70 रन दे देते हैं और उसके बाद बैकअप हमें भूल जाता है। देखिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। अब आप देख रहे हैं, आपने जो कीपर का बैकअप रखा है मोहम्मद हारिस, क्या उस पर टीम रिलाई कर सकती है? तो जवाब है नहीं। क्या आपने फास्ट बॉलर का जो बैकअप रखा है वसीम जूनियर, उस पर टीम रिलाई कर सकती है? तो जवाब है नहीं। क्या आपने फास्ट बॉलिंग का ऑलराउंडर जो फहीम अशरफ कहीं नहीं खेल रहा था और वो नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद टीम में आ गए, क्या उनकी कहीं जगह बनती है? तो जवाब आएगा नहीं। इसी तरीके से आप स्पिनर्स पे आ जाएं, इसी तरीके से आप मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों पे आ जाएं, जहां पे भी आप देखेंगे जो भी खतरा है उसके लिए टीम में नो एंट्री है। तैयब ताहिर पूरा स्कोर करके आगे फिर भी यहीं पे खड़ा है कि बगैर खेले ही बाहर कर दिया था। ऐसे ही है। लेकिन जज साहब मुझे ये बताएं कि हम ये किस तरह ठीक होंगे? मैंने अक्सर देखा है, मैं थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज भी करता हूं कि हम जो पहले के 10-15 ओवर्स हैं हम उसमें गेम में होते हैं, जो हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है वो 20 से लेके 35 ओवर्स तक हो रहा है, जहाँ पे बाबर आजम ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह उनके बॉलर्स के 10 ओवर्स के कोटे पूरे हो जाए। वहाँ पे हमें कोई कप्तानी नजर नहीं आती, वो जिस तरह क्रूज कंट्रोल में गाड़ी लगी होती है ना, कि शादाब के इसके बाद नवाज के बाद फलां के बाद फलां का, कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती। तो ये 20 से 35 ओवर्स में अगर इसी तरह रहा तो मुझे तो आपकी बात सच्ची लग रही है कि हम 3 मैच जीतेंगे। देखिए आप तो 20 से 40 ओवरों की बात कर रहे हैं, मैं तो टॉस से शुरू होता हूं कि हम टॉस नहीं सही फैसला कर पाते, टॉस जीतने या हारने के बाद हम पिच देखकर कहीं फैसला नहीं कर पाते, हम कंडीशंस को मद्देनजर रख के सही फैसला नहीं कर पाते, हम अपोनेंट की स्ट्रेंथ को देखकर फैसला नहीं कर पाते। जब हम किसी भी तरीके से फैसला नहीं कर पाते तो फिर हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम एशियन चैंपियन बन जाए? फिर कैसे ये ख्वाब सजा सकते हैं कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी? ये तमाम एरर जब तक दूर नहीं होंगे, वर्ल्ड चैंपियन तो बनना दूर, आप फाइनल 4 में भी नजर नहीं आ रहे। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे। पहले 2 सेगमेंट में हमने शोएब से गपशप लगाई है और कुछ सच्ची बातें उन्होंने भी की, कुछ सच्ची बातें हमने भी की। वेलकम बैक टू शो। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे, कौन कौन सी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। बहुत सारी चेंज गई हो रही है मार्केट में, और ओपनिंग स्टार्ट को लेकर कि अब्दुल्ला शफीक होंगे या फिर मोहम्मद हारिस को एज ए ओपनर एडजस्ट किया जाएगा, जिनका लिस्ट है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली साउंड भी हैं, एक मौका उनको मिला और उस मौके को उन्होंने अवेल किया। इसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी खबरें मार्केट में गर्दिश में हैं। और फिर शादाब खान के हवाले से भी बात हो रही है। शादाब खान की नायब कप्तानी जो है वो अब ख़तरे में पड़ चुकी है।
और जो हमारे चेयरमैन हैं मैनेजमेंट कमेटी के ज़का अशरफ, वो कह रहे हैं कि शादाब खान को शायद कप्तानी के नायब कप्तानी के फ़राइज़ से जो है वो छुट्टी हो जाए या फिर कोई और चेहरा लाया जाएगा। उम्मीद या फिर ख़बरें जो कह रही हैं वो यही हैं कि शायद शाहीन शाह आफरीदी को नायब कप्तान मुकर्रर किया जाएगा। इस तमाम तरह इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर हैं, तज़ियाकार हैं ताबिश मीर ऑल द वे फ्रॉम कराची। ताबिश, आपको खुशामदीद कहते हैं। एशिया कप की कैंपेन तो हम उस तरह से पूरी ना कर सके, वर्ल्ड नंबर 1 टीम थी, लेकिन जिस तरह श्रीलंका से हम हारे, इंडिया से जिस तरह 1 साइड हम हारे इतने बड़े मार्जिन से, अब वर्ल्ड कप में कुछ बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं या फिर वही चेंजेस होंगे जो कि एक का दुक्का चेंजेस होंगे स्क्वाड में? बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत साहब, और आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू शनीस करने का। जिस तरीके से, क्योंकि आपने लफ्ज़ों से जोड़कर अपना सवाल को मुकम्मल किया है, तो ऐसा होने नहीं जा रहा है जो हम समझ रहे हैं या फिर क्रिकेट शायकीन चाहते हैं कि आया तब्दीलियां हों, मोहम्मद आमिर की वापसी हो या फिर शादाब खान से नायब कप्तानी ले ली जाए या फिर मोहम्मद हारिस जो है उनको बिठाकर सरफराज को मौका दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। रोटी गैंग जो है वो मजीद मुनज़्ज़म हो जाएगी। आप देखेंगे, आपने शायद ये तस्वीरें देखी होंगी, आपकी नज़रों से गुजरी होंगी। मॉर्निंग मॉर्कल के साथ अगर कोई बॉलर था तो वो हसन अली साथ उनके दिखाई दिए मुझे मुतादिद तस्वीरों में। तो अब यही होने जा रहा है, अगर कोई इक्का दुक्का नाम आगे पीछे हुआ, शफल हुआ, अगर नसीम शाह के मुतबादिल के तौर पर, तो हसन अली की वापसी जो है मोस्ट प्रोबेबली एक बड़े मजबूत उम्मीदवार के तौर पर अब वो टीम का हिस्सा होंगे। आया उनकी हालिया कोई ऐसी परफॉर्मेंस है नहीं, उन्होंने लीग्स क्रिकेट खेली है। लीग्स क्रिकेट की बुनियाद पर पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें आप बैनुल अक़वामी लीग्स हो या फिर PSL, उसकी बुनियाद पर खिलाड़ी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। आपने जैसे ही अपने आगाज में इंट्रो में कहा कि हसन अली जो हैं उनके हवाले से जैसे मैंने तमीद बांधी, तो दूसरी जानब आप देखें मोहम्मद हारिस को चांस दिया गया। उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उनकी परफॉर्मेंस मैटर ही नहीं करती है कि उनकी जगह बने टीम में, लेकिन हसन अली खेल रहे हैं। रोहिल नजीर की परफॉर्मेंस है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तैयब ताहिर की परफॉर्मेंस है, आप उसे मौका नहीं देते। 2 साल से तैयब ताहिर ने परफॉर्म किया पाकिस्तान की जो ODI सर्किट के अंदर डोमेस्टिक में वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। फिर सऊद शकील ने बताया, वो परफॉर्म करके दिखाया उन्होंने, आपने उन्हें चांस नहीं दिया। जो सुपर 4 टाकरा था पाकिस्तान और श्रीलंका का, वसीम अकरम ने उस वक्त, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि अब्दुल्ला शफीक के वो टीम में ले आए और मजीद उनकी जगह बनती नहीं थी। ये सिर्फ वजह बनाई जा रही थी उस वक्त कि सऊद शकील जो है उनकी तबीयत नासाज, ऐसा कुछ खास था नहीं। ये मेरा कहना नहीं है, वसीम अकरम ने कहा उस वक्त। और मुसलसल हम देख रहे हैं इस तरह की बातें हो रही हैं। आपको क्या हासिल हुआ, आपने क्या पाया इस एशिया कप से? आप नंबर 1 टीम थे, अभी भी ICC की रैंकिंग के मुताबिक आप नंबर 1 तो हैं, लेकिन आपके पास इस वक्त सबसे पुअर बॉलिंग अटैक है। आपकी स्पिन अटैक जो है वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही है, अपने वो हदफ को हासिल नहीं कर पा रही है। आपके पास बैटिंग ऑर्डर तो मौजूद है जिसमें एक खिलाड़ी चाहता है वो चौथे नंबर पर खेले, फिर वो 10 इनिंग्स में से एक इनिंग्स में 50 कर लेता है और अपनी परफॉर्मेंस को वाज़ेह कर देता है। आपके कप्तान जो है बड़े इनिंग्स के अंदर बड़ी अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाते, बड़े मैच नहीं खेल पा रहे हैं, वो उस तसलसल के साथ कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं। जिस बंदे से 9 ओवर्स करवाने नहीं, उससे वो 9 ओवर्स करवा देते। शादाब खान का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये गलतियां मुसलसल हो रही हैं, इसके बाद भी हम खामोश हैं, हम तमाम छितर चीजों पर बात करते हैं, लेकिन जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो कहानी को दूसरा रंग देने की कोशिश करते हैं। अब तो वाज़ेह भी हो गया कि ड्रेसिंग रूम में क्या कुछ हुआ, और यही है कि ड्रेसिंग रूम की खबरों के हवाले से तो मैं बिल्कुल आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन ये बताइएगा कि आपने हसन अली का नाम लिया। हसन अली का नाम गर्दिश कर रहा है कि वो नसीम शाह की इंजरी के बाद टीम में आए, लेकिन फ़हीम अशरफ को हम नोवेयर आउट ऑफ नोवेयर 2 साल आपको पता है कि वो क्रिकेट नहीं खेले, उनको ले आए। मोहम्मद आमिर जो कि इस वक्त ट्विटर पे टॉप ट्रेंड हैं, उनको हम ला नहीं रहे। इंस्टेड ऑफ हिम हसन अली आपको पता है कि मार बहुत ज़्यादा खाते हैं। आमिर अभी भी उनकी अगर आप रिकॉर्ड्स देख लेंगे, उनकी इकॉनमी बड़ी अच्छी है, उनकी एवरेज बड़ी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं, शायद इस वजह से कि वो इस जो करंट बंच ऑफ प्लेयर्स हैं इसमें एडजस्ट नहीं हो सकते।
नहीं, ये वाज़ेह करना होगा हसन, हमें इस बात का भी जो है तयन करना होगा और हमें समझना होगा कि मोहम्मद आमिर ने पिछले 2 ढाई साल में जो कुछ किया या फिर उनकी जो मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया, फिर उन्होंने प्रेस के आगे कहा कि अब मेरी जगह नहीं बनती है, मुझसे बेहतरीन बॉलर्स पाकिस्तान टीम के पास हैं। फिर उनकी ये ज़ाती कोशिश थी, ख़्वाहिश थी और उनकी ज़ाती जुस्तजू थी कि वो बैरून ममालिक जाएँ, बरतानिया का पासपोर्ट हासिल कर लें। आया वो वहाँ विक्टिम करार पाए थे, बहुत मुश्किलात थीं, फिर उन्होंने बरतानी जो है शहरियत रखती थी खातून, उससे शादी इसीलिए ही की, जो ज़राए बताते हैं ताकि मोहम्मद आमिर जो है वहाँ लीग खेले, वहाँ की जो क्रिकेट है उसे एन्जॉय करें ताकि मुस्तकबिल में वो आईपीएल खेलें। वो तमाम तर दरवाज़े अगर आमिर अभी जिनके लिए उन्होंने मेहनत की है, उन दरवाज़ों पर दस्तक मुसलसल दे रहे थे, वो दरवाज़े बंद हो जाएँगे वापस से और फिर उनको खोलने में मज़ीद उन्हें ताख़ीर का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता मोहम्मद आमिर वापस से पाकिस्तान के उन दरवाज़ों को दस्तक देने की कोशिश करेंगे, जो दरवाज़े उन्होंने खुद ने बंद किए हैं या फिर वो दरवाज़े जो कभी अब नहीं खुलेंगे मोहम्मद आमिर के लिए, वो माहौल नहीं है। आप देखें ना, मोहम्मद आमिर मेरा ख्याल है दस्तक तो दे सकते हैं, लेकिन आगे से दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं है, वो अभी भी दस्तक देने के लिए तैयार है। बिल्कुल वैसा ही, और वो भी नहीं चाहते क्योंकि वो जिस अंदाज की अब क्रिकेट खेल रहे हैं। और अभी हाल ही में एक बयान सामने आया राशिद लतीफ़ साहब का, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है वो एटीएम मशीन बनते जा रहे हैं। तो यही कुछ हो रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट में जो हलचल दिख रही है, पैसे की हेर-फेर हो रही है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है तकरीबन 3 माह होने जा रहे हैं और ताख़ीर का शिकार है। क्यों है? आज से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर खिलाड़ी खुद ही संजीदा वो तो आपको पता है कि खिलाड़ियों के मैनेजर जो है वो साइन नहीं करवाने दे रहे, खिलाड़ियों के मैनेजर उनसे जो है वो निगोशिएशन करवाने की दौड़ में शामिल हैं। फिर ये भी आपको बता दूं कि अभी थोड़े हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बैकफुट पे हैं, तो शायद ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगले चंद दिनों में साइन भी हो जाए, लेकिन इसमें उनके जो मैनेजर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। वो नहीं चाहते कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए जिससे सिर्फ पीएसएल के अलावा खिलाड़ी, स्पेशली A+ कैटेगरी वाले खिलाड़ी जिनकी ज़्यादा डिमांड होती है, वो सिर्फ एक ही लीग खेलें। लेकिन सर देखिए ना, अब उससे क्या नतीजा सामने आ रहा है। ये जो मैनेजर्स हैं, जो इनकी वहाँ पर खिलाड़ी साइन नहीं कर रहे हैं, उससे नतीजा क्या आ रहा है? आपके पास पेस बैटरी, कल तक आपकी जो है बेहतरीन पेस बैटरी थी, आज आपके पास वो पेस अटैक नहीं है, आपके पास वो पाकिस्तान के नामवर बॉलर नहीं हैं, वो सलाहियतमंद खिलाड़ी नहीं हैं। दुनिया में हर जगह खिलाड़ी 1 या 2 लीग्स खेलते हैं, हमारे खिलाड़ी हर लीग खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरे साथ प्रोग्राम में यासिर अरफात मौजूद थे और शब्बीर अहमद मौजूद थे। उन्होंने यही कहा कि ज़्यादती कर रहे हैं खिलाड़ी अपने साथ और यही कुछ हो रहा है, जिसका मुस्बत नतीजा तो नहीं आया ना। आपने देखा नसीम शाह जो इंतहाई कम उम्र है, 20 साल की उम्र में वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के साथ होते, लेकिन अब वो नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने लंका प्रीमियर लीग खेली, उससे पहले दी 100 में भी आपको दिखाई दिए, ग्लोबल T20 में दिखाई दिए। इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अगर वो होते वर्ल्ड कप में तो आपके पास एक बेहतरीन पेस अटैक होता। अच्छा, ये जो खबरें लीक हो रही हैं ताबिश, इसके हवाले से बताइएगा। ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा बनता जा रहा है, ड्रेसिंग रूम की खबरें। पहले जब मैच जीतते थे तो ड्रेसिंग रूम की खबरें थोड़ा सा अलग होती थी, नवाज तू मेरा मैच विनर है, शादाब तू मेरा मैच विनर है। अभी ड्रेसिंग रूम की खबरें अलग हैं कि बाबर आजम नाराज़ हो गए, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान तल्ख कलामी हुई। तो ये खबरें कौन लीक कर रहे हैं? आपकी क्या खबरें हैं? ये कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मीडिया में इस तरह की खबरें लीक करते हैं? मेरी खबरों के मुताबिक तो जो खिलाड़ियों के मैनेजर्स हैं वो भी ये खबरें लीक करने में शामिल है। सर सबका अमल दखल है इसमें और सबकी मिली भगत है। अब मैं ये भी कह सकता हूँ इसमें कि आया यही क्रिकेट टीम थी। इससे पहले अगर आप माजी में चले जाए तो यूनिस खान के खिलाफ भी मुनज़्ज़म अंदाज से लॉबिंग हुई थी और उन्हें कप्तानी से हटाने के लिए वाज़ेह तौर पर साजिश रचाई गई थी। ऑन द रिकॉर्ड सईद अजमल ने क्या कुछ कहा, शायद आफरीदी के लिए हुआ, मिसबाह उल हक के लिए हुआ, उससे पहले आप चले जाएं पीछे, वसीम अकरम की कप्तानी के खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ था, इमरान खान साहब की कप्तानी को लेकर क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये चीजें तो होती रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर और अब भी यही हो रहा है। जैसे देखा जा रहा है बाबर आजम अंडर प्रेशर हैं, तो तमाम जो खिलाड़ी हैं वो एक ही उम्र के हैं और अब ये जितने भी तमाम खिलाड़ी हैं इनमें कोई वाज़ेह तौर पर सीनियर नहीं है। जो हम बात करते हैं सीनियर खिलाड़ी होना चाहिए, सरफराज होना चाहिए जो डेकोरम को क्रिएट रखे, माहौल को मुनज़्ज़म अंदाज से डील करे, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं। और हर कोई चाहता है जो परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है वो चाहता है कि आया मुझे चांस दिया जाए, मुझे कप्तान बनाया जाए और सब कप्तानी की दौड़ में लगे हुए और ऐसा वाज़ेह नजर आ रहा है ना। आप देखें ना, अब से PSL जैसे ही खत्म हुआ PSL 8 तो मुनज़्ज़म अंदाज से मुहिम चली, एक्स क्रिकेटर्स बोलने लगे, गुन गाने लगे शाहीन शाह अफरीदी की
कप्तानी के, और मुतालबा सामने आया था आकिब जावेद की जानिब से, बासित अली साहब की जानिब से। मेरे प्रोग्राम में वो मौजूद थे, आया वो खामोश हो गए थे क्योंकि जावेद मियांदाद साहब ने ऐसा बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, उसके आगे वो कुछ कह नहीं पाए। लेकिन ये तमाम तर चीजें हुई पाकिस्तान क्रिकेट में और हो रही हैं। बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज से खिलाड़ी को कप्तान बनाने पर सब चले पड़ते हैं, और फिर जो है अगर वो कप्तान नहीं बन पाता है तो फिर वापस से बाबर आजम के गुण गाने लगते हैं। ये सिलसिला पुराना है, ये रीत पुरानी है, उसको दोहराया जाता है, फिर इस रविश को अपनाया जाता है। अभी सुना है कि शादाब खान को वाइस कैप्टनसी से हटाया जाएगा, तो आपको बाबर आजम का वाइस कैप्टन फिर शाहीन शाह अफरीदी बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको फ्यूचर में आप टीम का कप्तान भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए जो कैंपेन हुई है, उनके लिए जो बातें हुई हैं PSL 8 के बाद और उसके बाद अभी तक ये सिलसिला जारी है। तो शाहीन शाह अफरीदी क्या मजबूत कैंडिडेट है वाइस कैप्टन के लिए, और फिर वर्ल्ड कप के बाद अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो एज ए कैप्टन आप उनको देख रहे हैं टीम में? सर मैं ये कहूँ कि जिस तरीके से उनकी जो है जिंदगी में कुछ अहम फैसले हुए, उन्होंने अब से चंद महीनों कबल जो है शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं वो, उसके बाद उनकी जिंदगी में काफी तब्दीलियां आई। आपने देखा होगा उस वक्त के अबूरी चीफ सेलेक्टर थे शाहिद खान आफरीदी, फिर ये खबरें आने लगी और अब वापस से वो सिलसिला शुरू हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, शादाब को मौका देना चाहिए, इस तरह आप नहीं करें किसी खिलाड़ी के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, जो मैंने अपने सोर्सेज से मालूम किया आया, जो खिलाड़ियों के एजेंट से मैं राब्ते में हूँ या फिर जिन खिलाड़ियों से मैं राब्ते में हूँ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान क्रिकेट टीम से डायरेक्टली है, तो यही बता रहे हैं ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। खबरों की हद तक की चीज, ये तो वर्ल्ड कप के बाद होगा, अभी तक तो नहीं होगा। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस बुरी हो तो ये होगा, क्योंकि रोटी गैंग जो है वो मुनज़्ज़म अंदाज से यही रहेगी, पूरा सिलसिला वैसा ही रहेगा। नहीं तो शाहीन भी रोटी गैंग का हिस्सा है, लेकिन नहीं, कुछ इस तरह होने नहीं जा रहा है। आया जो कुछ भी होगा इसी तरह ही चीजों को डील किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम इस वक्त जो है मनफी खबरों की जद में, तो कोशिश की जा रही है मजीद जो है इस तरह की खबरें जो हैं वैक्यूमेट होती रहे और चलती रहे और फिरती रहे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। और ये खबरों की हद तक आपको पता है कि माजी में भी वाइस कैप्टन थे शान मसूद, उनको बैठाया गया था, बाहर बैठा के उनको सारे मैच दिखाए गए, और शादाब खान अब वाइस कैप्टन है तो उनको खिलाना मजबूरी क्यों है? और फिर आपको पता है उनकी जो परफॉर्मेंस है बिलो से बिलो टीम के खिलाफ भी वो 70-75 प्लस रन देते हैं ODI क्रिकेट में। उसके अलावा विकेट उनकी एक आध होती है, वो भी अगर मिल जाए, नहीं तो विकेट वाले कॉलम में 0 लिखा होता है। तो इसके साथ क्या हमें इतनी मजबूरी है कि शादाब खान को हम वर्ल्ड कप में भी कैरी करें? आपका नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है, आप बजा फरमा रहे हैं। आपके पास और भी ऑप्शन है। शाहीन शाह अफरीदी इतने रीजनेबल ऑप्शन नहीं है। मेरी अभी जो जराये से बात हुई चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ साहब के, उनका इस हवाले से ये कहना था कि आया मोहम्मद रिजवान भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। वो सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आपने कप्तान बनाना है तो यही बात है। मोहम्मद रिजवान को लेकर भी चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ और उनके जो कैंपेन है, उनके जो करीबी लोग हैं, वो ये भी सोच रहे हैं। तो देखें, इस वक्त चेयरमैन PCB की भी कुछ सवाबदीद हो सकती है, और अगर उन्होंने चाहा तो कुछ भी हो सकता है। माजी में भी एक चेयरमैन PCB को ही टास्क दिया गया था ना 2019 में, जब सरफराज नाकाम हुए। अच्छा, एक और सवाल मार्केट में गर्दिश में है, ये आपसे भी पूछ लेता हूँ, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ओसामा मीर की जगह सुना ये है कि अबरार को लाया जा रहा है, तो ये एक मुज़ायका खेज़ बात नहीं होगी कि आप एक शख्स को पिछले 4-5 महीने से कैरी कर रहे हैं, एक आध मैच देते हैं जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर सकता, फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो हिस्सा थे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर अबरार अहमद कहाँ से आ गए? बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि नेशनल टेलीविजन पर बासित अली ने भी ये कहा। इसके बाद मुतादिद और खिलाड़ी जो है वो भी इबरार के हक में बोल पड़े, और यही हुआ। हम यही देख रहे हैं समाजी वेबसाइट्स का एक काफी असर रसूख के दबाव है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, अब ऐसा लग रहा है वो उसमें जो मौजूद लोग हैं वो कानों के नहीं सर, अगर अबरार ने आना ही है तो ओसामा की रिप्लेसमेंट में क्यों आ रहे हैं? शादाब की रिप्लेसमेंट में आ जाएं, जिनको हम टेस्टिफाई कर चुके हैं तमाम तर मैचेस में। सर असल में शादाब इतने मैचेस खेल गए, उनका बिठाने नहीं चाहते। बाबर आजम खुद नहीं चाहते। बाबर आजम ने आया, ये जो लोगों पर निशानदेही की, आपको याद होगा जब ड्रेसिंग रूम के माहौल को आपने आइडेंटिफाई करवाया था और उस पर आप भी बात कर रहे थे, तो आपको याद होगा सबसे ज्यादा नाखुश अगर बाबर आजम उस वक्त किसी के परफॉर्मेंस पर थे वो शाहीन शाह अफरीदी थे। तो शादाब के परफॉर्मेंस को लेकर बाबर आजम इस वक्त इतने नाखुश दिखाई नहीं दे रहे जितनी वो शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस को लेकर नाखुश है। आया 2 दिन तक तो वो कमरे से निकले नहीं थे, अब वो कमरे से निकल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मामला को डील भी करना चाह रहे हैं। देखिए क्या होता है। आया ऐसा लगता नहीं है कि इब्रार की जगह बनेगी, लेकिन ये भी बातें जो है कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएंगी जब स्क्वाड का ऐलान होगा। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि मोहम्मद आरिस की परफॉर्मेंस आपके सामने, एक मैच उनको मौका मिला, वो हम शुरू से यही कह रहे थे कि वो
T20 का मटेरियल हैं, ODI का मटेरियल नहीं है। अब सरफराज अहमद तो कहीं भी अभी तक कोई प्लान्स में शामिल नहीं है कि ODI वर्ल्ड कप वो खेलने जाएंगे, लेकिन क्या कुछ अचानक से कोई खबर हमारे पास आ सकती है सरफराज अहमद के हवाले से कि वो टीम में जाएंगे एज अ बैकअप विकेट कीपर? सर देखें, इस वक्त तो कई खिलाड़ियों के मुतालबात हैं। मेरे प्रोग्राम में जुल्करनैन हैदर साहब मौजूद थे, तो वो भी ये नहीं, खिलाड़ियों के मुतालबात तो अलग है ना ताबिश। मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई अंदर की खबर, मेरे मुताबिक तो कोई ऐसी खबर नहीं है कि सरफराज को साथ लेके जाएंगे। अभी भी कोई ऐसी खबर नहीं है कि सरफराज को साथ ले जाना है। सरफराज क्योंकि यहाँ कराची में थे तो उस वक्त तो उनसे मुलाकात तो रही, लेकिन इस वक्त तो वो कायदे-आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं। और जो ज़राए से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आया नहीं, वो प्लान्स कैसा नहीं है और अपने शेड्यूल के मुताबिक जो उनकी क्रिकेट शेड्यूल है उसके मुताबिक वो कायदे-आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं। आया देखें, उनकी परफॉर्मेंस कायदे-आज़म ट्रॉफी में भी काफ़ी शानदार रही है, उन्होंने वहाँ भी परफॉर्मेंस का बेहतरीन मुज़ाहरा किया है। तो हो सकता है सरफराज को जो है कंसीडर किया जाए, उन्हें मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा वाज़ेह अभी तक तो हो रहा नहीं है। लेकिन देखना ही होगा, इंज़माम उल हक पर काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं और वो इन ज़िम्मेदारियों को किस तरीके से अदा करते हैं, ये एक अहम सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ताबिश मीर हमारे साथ मौजूद थे कराची से, जो कि अपने बता रहे थे डिफरेंट राय उनकी खिलाड़ियों के हवाले, वर्ल्ड कप स्कॉट के हवाले से भी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, चाहते हैं इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।